नमस्कार। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। हम ज्योग्राफी के कुछ बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं और हाँ, बिल्कुल एक स्ट्रक्चर तरीके से। हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे ब्रह्मांड की गहराइयों से और उसे खत्म करेंगे अपने प्यारे घर यानी पृथ्वी पर। तो जब भी हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो दिमाग में आता है ब्रह्मांड, सोलर सिस्टम, अपनी पृथ्वी, और ये सब इतने बड़े टॉपिक्स हैं कि अक्सर सवाल उठता है कि भाई शुरू कहाँ से करें, है ना। लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है। हमने आपके लिए एक बिल्कुल क्लियर रोड मैप तैयार किया है। तो देखिए, हमारा प्लान क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योग्राफी के जायंट्स की, फिर हम ब्रह्मांड की एक बिग पिक्चर देखेंगे, उसके बाद जूम इन करेंगे हमारे अपने सौर मंडल पर, और आखिर में फोकस करेंगे हमारे अपने ग्रह पृथ्वी पर। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला सेक्शन है ज्योग्राफी के जायंट्स। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से समझने के लिए ना ये जानना बहुत जरूरी होता है कि उसकी नींव किसने रखी, कौन थे वो महान लोग जिनके कंधों पर आज ये सब्जेक्ट खड़ा है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं ज्योग्राफी के इन जायंट्स से। चलिए तो ज्योग्राफी की दुनिया के कुछ रॉक स्टार्स से मिलते हैं। सबसे पहले ये नाम याद रख लीजिए, इरातोस्थनीज। इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, फादर ऑफ जियोडेसी भी। अब ये जियोडेसी क्या है? अरे सिंपल भाषा में पृथ्वी को साइंटिफिकली नापने का विज्ञान। अच्छा, दूसरे हैं हिकाटियस। इन्होंने जेस पीरियोडस नाम की किताब लिखी थी, जो ज्योग्राफी पर पहला सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन माना जाता है। फिर आते हैं हमारे एरिस्टोटल यानी अरस्तु। इन्होंने ही लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स देकर यह साबित किया कि पृथ्वी गोल है, चपटी नहीं। और आखिर में ए वॉन हम्बल्ट, जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी कहते हैं। इनकी किताब कॉस्मोस बहुत फेमस है। देखिए, ये चारों नाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, तो इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिए, ये एक सच में रेवोल्यूशनरी आइडिया था। मतलब हजारों साल से दुनिया ये मानकर चल रही थी कि पृथ्वी ब्रह्मांड के सेंटर में है और सब कुछ उसके चक्कर लगाता है। इसे कहते थे जियोसेंट्रिक मॉडल। लेकिन फिर 1543 में आए निकोलस कोपर्निकस और उन्होंने कहा, रुको, सब गलत है। असली केंद्र पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। और इसी आइडिया को कि सूर्य केंद्र में है, हम हीलियोसेंट्रिक मॉडल कहते हैं। इस एक विचार ने साइंस की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। ये पॉइंट एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब हम दुनिया की बात कर रहे हैं तो हम अपने प्राचीन भारतीय विद्वानों के योगदान को कैसे भूल सकते हैं। देखिए, आर्यभट्टा ने उस जमाने में पृथ्वी की सरकमफ्रेंस को यानी उसकी परिधि को लगभग 99% एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट कर लिया था। कमाल है ना। भास्कराचार्य ने तो न्यूटन से सदियों पहले ही ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के बारे में बता दिया था। और एंशिएंट इंडिया का जो प्राइम मेरिडियन था वो उज्जैन से गुजरता था, जो उस समय एस्ट्रोनॉमी का एक बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था। तो ठीक है, हमने हिस्ट्री समझ ली, जायंट से मिल लिए। अब चलिए सीधे गोता लगाते हैं ब्रह्मांड की इस विशालता में और समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब कुछ आखिर शुरू कहाँ से हुआ। अच्छा, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सबसे एक्सेप्टेड थियरी है वो है द बिग बैंग थियरी। ये नाम तो सबने सुना होगा। इसे प्रपोज किया था जॉर्जेस लेमेटर ने। ये थियरी क्या कहती है? ये कहती है कि लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले, सोचिए 13.8 अरब साल पहले, हमारा पूरा यूनिवर्स एक बहुत ही छोटे बेहद गर्म पॉइंट से फैलना शुरू हुआ। और मजे की बात यह है कि ये आज भी फैल रहा है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 13.8 बिलियन ईयर्स। इसको सिर्फ एक नंबर की तरह मत देखिए, इसे फील करने की कोशिश कीजिए। 13.8 अरब साल। हम इंसानों का तो पूरा इतिहास इस टाइम स्केल के सामने एक पलक झपकने जितना भी नहीं है। तो ये है हमारे यूनिवर्स की अप्रॉक्सीमेट एज। अच्छा, तो यूनिवर्स की एज तो पता चल गई। अब सवाल उठता है कि इस विशाल यूनिवर्स में गैलेक्सीज यानी आकाशगंगाएं कितनी हैं। अंदाजा है कि करीब 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं, 100 अरब। और हर एक गैलेक्सी में अरबों खरबों तारे हैं। हमारी अपनी जो गैलेक्सी है द मिल्की वे, वो इन 100 अरब में से बस एक है। और अगर हम पूरे यूनिवर्स के तारों को गिनने बैठें तो संख्या इतनी बड़ी है कि उसे ठीक से बोल पाना भी मुश्किल है। यह है 10 टू द पावर 22, यानी 1 के आगे 22 जीरो। कहा जाता है कि यह नंबर हमारी पृथ्वी के सारे समुद्र तटों पर मौजूद रेत के कणों से भी ज्यादा है। ये स्केल हमें बताता है कि इस कॉस्मिक स्टेज पर हम कितने छोटे हैं। चलिए अब एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर आते हैं। इसका नाम है हिग्स बोसॉन। आपने शायद इसका पॉपुलर नाम सुना होगा, द गॉड पार्टिकल।
अब ये है क्या? देखिए, बिल्कुल सिंपल भाषा में ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है जो दूसरे पार्टिकल्स को मास यानी द्रव्यमान देता है। इसी की वजह से चीज़ों में वजन होता है। और इसकी खोज 2012 में हुई थी लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर में। साइंस की दुनिया में एक बहुत बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। तो यूनिवर्स की विशालता को समझने के बाद अब जरा जूम इन करते हैं और अपने घर के और करीब आते हैं। चलिए चलते हैं हमारे अपने सोलर सिस्टम में, जिसका राजा कौन है? हमारा सूर्य। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये दिखाता है कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का 99.9% मास अकेले सूरज में है। बाकी सब कुछ, मतलब सारे प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, सब कुछ मिलाकर सिर्फ 0.1%। इसीलिए तो मैंने कहा सूरज ही हमारे सोलर सिस्टम का असली राजा है। तो चलिए अब मिलते हैं सोलर सिस्टम के बाकी 8 मेंबर से, यानी हमारे ग्रहों से। और हाँ, यहां से एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो इस टेबल को लाइन बाय लाइन समझते हैं। पहला है मर्क्यूरी यानी बुध, सबसे छोटा ग्रह और सूरज के सबसे करीब। अच्छा, दूसरा है वीनस यानी शुक्र, ये सबसे गर्म ग्रह है और इसे अर्थ ट्विन यानी पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। फिर आती है हमारी पृथ्वी, द ब्लू प्लैनेट, जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। अगला है मार्स, मंगल ग्रह। आयरन ऑक्साइड की वजह से ये लाल दिखता है, इसलिए रेड प्लैनेट। जुपिटर यानी बृहस्पति, हमारे सोलर सिस्टम का बिग बॉस, सबसे बड़ा ग्रह। सैटर्न, शनि, अपने खूबसूरत रिंग्स के लिए मशहूर है। और एक बात, सबसे ज्यादा मून्स भी इसी के पास हैं। अब आते हैं 2 मजेदार ग्रहों पर, यूरेनस यानी अरुण और वीनस। ये दोनों थोड़े बागी हैं, मतलब बाकी सारे ग्रह वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं और ये दोनों ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, उल्टी गंगा बहाते हैं। और यूरेनस को तो प्लैनेट ऑन इट्स साइड भी कहते हैं, क्योंकि ये बेचारा लेटा हुआ घूमता है। और आखिर में है नेपट्यून, वरुण, सबसे दूर का ग्रह, जहां सबसे तेज हवाएं चलती हैं। तो यूनिवर्स से सोलर सिस्टम, और अब इस सफर के बाद हम आ पहुंचे हैं हमारे फाइनल डेस्टिनेशन पर, हमारा अपना घर, हमारी पृथ्वी। हम सब ने बचपन से पढ़ा है कि अर्थ इज अ स्फीयर, पृथ्वी गोल है, लेकिन ये 100% सच नहीं है। हमारी पृथ्वी एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। असल में ये पोल्स पर यानी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और इक्वेटर पर यानी भूमध्य रेखा पर थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, जैसे एक संतरा होता है ना, कुछ कुछ वैसी। इस खास शेप को एक नाम दिया गया है ऑबलेट स्फेरॉइड। और आप नंबर्स में भी ये फर्क देख सकते हैं, इक्वेटोरियल डायमीटर पोलर डायमीटर से 43 किलोमीटर ज्यादा है। अच्छा, अब सवाल यह है कि हमारी पृथ्वी आखिर बनी किस चीज से है? तो इसकी कॉम्पोजिशन में सबसे बड़ा हिस्सा है आयरन का यानी लोहे का, करीब 35%। और उसके बाद आता है ऑक्सीजन, लगभग 30%। बाकी 35% में दूसरे एलिमेंट्स हैं। अब ये स्लाइड ये एग्जाम्स के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड्स में से एक है, तो इसे बहुत ध्यान से समझिए। हमारी पृथ्वी के 2 मेन मोशंस हैं, 2 तरह की गतियां। पहला है रोटेशन यानी घूर्णन। इसका मतलब है अर्थ का अपनी ही एक्सेस पर घूमना, जैसे लट्टू घूमता है। ये 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है और इसी की वजह से दिन और रात होते हैं। दूसरा मोशन है रेवोल्यूशन यानी परिक्रमण। इसका मतलब है अर्थ का सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना। इसमें लगते हैं करीब 365 दिन और इसी की वजह से मौसम बदलते हैं। ये बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब टाइम है एक क्विक रिवीजन का। ये एक चीट शीट है जो हमने पढ़ा है, उसे कंसोलिडेट करने के लिए। आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये बहुत फायदेमंद साबित होगी। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को जल्दी से दोहराते हैं। फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? इराटोस्थनीज। हेलियोसेंट्रिक मॉडल किसने दिया? कोपरनिकस। यूनिवर्स की एज कितनी है? 13.8 बिलियन ईयर्स। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे। सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस, जिसे अर्थ्स ट्विन भी कहते हैं। लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर। रेड प्लैनेट मार्स। नमस्कार, आज की क्लास में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी पर जीवन क्यों है, जबकि आसपास के ग्रहों पर नहीं? इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारे चारों तरफ मौजूद एक अदृश्य सुरक्षा कवच। आज के इस बेहद जरूरी सेशन में हम उसी कवच यानी वायुमंडल को समझेंगे। ये विषय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो चलिए हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। तो ये है हमारा आज का लेसन प्लान। सबसे पहले हम समझेंगे कि वायुमंडल है क्या, फिर देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी गैसें हैं। इसके बाद हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ वायुमंडल की परतों की एक यात्रा करेंगे।
फिर कुछ फोर्सेस की बात करेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक क्विक चीट शीट से रिवाइज करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, एटमॉस्फेयर, आवर प्लैनेट्स शील्ड। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये हमारे ग्रह की ढाल है। अब ये ढाल काम कैसे करती है, आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, वायुमंडल आखिर है क्या? देखिए, बहुत आसान भाषा में कहें तो ये पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक मोटा कंबल है। और मजे की बात यह है कि ये कंबल यहाँ टिका हुआ क्यों है? ये टिका है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी ग्रेविटी की वजह से। अगर ग्रेविटी ना होती तो ये सारी गैसें तो कब की स्पेस में उड़ चुकी होती। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि ये गैसों का एक कंबल है, पर इस कंबल में है क्या क्या? चलिए देखते हैं कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो असल में किन किन गैसों का एक कॉकटेल है। इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए। इसमें सबसे ज्यादा लगभग 78% नाइट्रोजन है। भले ही हम इसे सीधे सांस में इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये पेड़ पौधों के लिए बहुत जरूरी है। फिर आती है हमारी लाइफलाइन ऑक्सीजन, जो लगभग 21% है। इसके बाद आर्गन है और बाकी सारी गैसें मिलकर सिर्फ 0.04% है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि 0.04% बेकार है। अरे नहीं, ये भी बहुत काम की चीज है। और देखिए, उसी 0.04% में एक स्टार प्लेयर है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है। मतलब ये गैस सूरज की गर्मी को रोककर हमारी पृथ्वी को इतना गर्म रखती है कि यहाँ जीवन संभव हो सके। अगर ये न होती तो हमारी पृथ्वी एक बर्फीला गोला होती। इस पॉइंट को ध्यान से समझिए, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब इस सेशन के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर चलते हैं। हम एक एक करके पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाएंगे और वायुमंडल की 5 अलग-अलग परतों की यात्रा करेंगे। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए। ये है हमारी यात्रा के 5 स्टॉप: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रैटोस्फियर, मीसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। हम एक एक करके इन सभी परतों के राज खोलेंगे। तो हमारा पहला स्टॉप है ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभमंडल। ये वो परत है जिसमें हम सब रहते हैं और मौसम की जितनी भी गतिविधियां हैं, जैसे बादल बनना, बारिश होना, तूफान आना, सब कुछ यहीं होता है। मतलब मौसम का सारा ड्रामा इसी लेयर में चलता है। और एक जरूरी बात, यहाँ जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान घटता जाता है। इसे नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। ट्रोपोस्फियर के ठीक ऊपर है स्ट्रैटोस्फियर यानी समताप मंडल। इसकी 2 खास बातें हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली, यहीं पर हमारी रक्षक ओजोन लेयर है जो हमें सूरज की खतरनाक यूवी किरणों से बचाती है। और दूसरी, यहाँ मौसम की कोई गड़बड़ी नहीं होती, सब कुछ शांत रहता है। इसीलिए जो जेट एयरक्राफ्ट होते हैं वो यहीं उड़ना पसंद करते हैं। तो चलिए एक क्विक कंपैरिजन करते हैं। ट्रोपोस्फियर मतलब हलचल, मौसम का ड्रामा और ऊपर जाने पर ठंडक। वहीं स्ट्रैटोस्फियर मतलब शांति, स्थिरता और ओजोन का सुरक्षा कवच। इस अंतर को याद रखना एग्जाम में बहुत काम आएगा। आप चलते हैं तीसरी परत में, मीजोस्फियर या मध्यमंडल। इसे आप हमारे वायुमंडल का सिक्योरिटी गार्ड कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड, जिन्हें हम टूटता तारा कहते हैं, वो इसी परत में आकर जलकर राख हो जाते हैं। मतलब ये हमें बचाता है। और एक फैक्ट जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है, मीजोस्फियर वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। यहाँ का तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सोचकर ही ठंड लग रही है। हमारी चौथी परत है थर्मोस्फेयर, जिसे आयोनोस्फेयर भी कहते हैं। ये हमारे ग्रह का कम्युनिकेशन टावर है। यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें आयंस कहते हैं। ये आयंस रेडियो वेव्स को वापस पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे हमारा रेडियो और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन मुमकिन हो पाता है। और हमारी यात्रा का आखिरी स्टॉप है एक्सोस्फियर यानी बहिर्मंडल। ये सबसे बाहरी परत है जो धीरे धीरे अंतरिक्ष में मिल जाती है। यहाँ हवा बहुत ही ज्यादा पतली होती है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें होती हैं। हमारी जो सैटेलाइट्स हैं वो ज्यादातर यहीं पर पृथ्वी का चक्कर लगाती हैं। तो हमने परतों को तो समझ लिया, लेकिन अब वायुमंडल में काम करने वाली कुछ ताकतों जैसे कि हवा का दबाव और हवा के चलने यानी पवन को समझना भी जरूरी है। वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है
और ये एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है कि अगर बैरोमीटर की रीडिंग अचानक से गिर जाए तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तूफान आने वाला है। आप जरा हवाओं को समझते हैं। परमानेंट विंड्स वो हैं जो साल भर एक ही दिशा में बहती हैं। पीरियोडिक विंड्स वो हैं जो मौसम के साथ अपनी दिशा बदल लेती हैं, जैसे भारत में मॉनसून। और लोकल विंड्स वो हैं जो किसी छोटे से इलाके में कुछ समय के लिए चलती हैं, जैसे गर्मियों में उत्तर भारत में चलने वाली लू। वायुमंडल का एक और जरूरी एलिमेंट है ह्यूमिडिटी, यानी हवा में मौजूद पानी की भाप या नमी। इससे हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बैरोमीटर प्रेशर के लिए और हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी के लिए। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आखिर में बात करते हैं बारिश की। ये 3 तरह की होती है। कन्वेक्शनल, जो ज्यादा गर्मी वाले इलाकों में होती है। ओरोग्राफिक, जब नमी वाली हवा पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठती है और बरस जाती है। और साइक्लोनिक, जो लो प्रेशर सिस्टम्स या चक्रवातों के साथ आती है। चलिए, अब समय है एक रैपिड फायर रिवीजन का। ये हमारी एग्जाम क्विक चीट शीट है। इन पॉइंट्स को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए, मेरे साथ फटाफट रिवाइज कीजिए। सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। मौसम वाली परत? ट्रोपोस्फियर। ओजोन लेयर कहाँ है? स्ट्रेटोस्फियर। सबसे ठंडी परत? मीजोस्फियर। उल्कापिंड कहाँ जलते हैं? मीजोस्फियर में। रेडियो वेव्स कहाँ से रिफ्लेक्ट होती हैं? थर्मोस्फियर से। प्रेशर किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। और ह्यूमिडिटी? हाइग्रोमीटर से। बहुत बढ़िया। तो ये था वायुमंडल का एक कंप्लीट एनालिसिस। देखिए, जिस तरह वायुमंडल की हर परत का अपना अपना महत्व है, उसी तरह आपकी तैयारी का हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है। सही दिशा में मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो और आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नए सेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ या नमस्कार। आप जानते हैं, भारत को अगर समझना है तो सिर्फ नक्शों से काम नहीं चलेगा। इसे समझने के लिए हमें इसके विशाल आंकड़ों की दुनिया में उतरना होगा। तो चलिए भारत की इस कहानी को नंबरों के जरिए जानते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं एक नंबर से। एक ऐसा नंबर जो अपने आप में एक दुनिया है। 121 करोड़। जी हाँ, 2011 की जनगणना के हिसाब से ये थी भारत की आबादी। यह सिर्फ एक गिनती नहीं है, बल्कि देश की हर चुनौती और हर अवसर की असली बुनियाद है। अब ये देखिए, ये तस्वीर एक नज़र में ही भारत की पूरी कहानी बता देती है। सोचिए जरा, पूरी दुनिया की सिर्फ 2.4% ज़मीन हमारे पास है और उस पर रहती है दुनिया की 17% आबादी। ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि हमारे संसाधनों पर कितना ज्यादा दबाव है। तो ये 121 करोड़ का आंकड़ा, आखिर जमीन पर इसका मतलब क्या है? चलिए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं और इसकी हकीकत को समझते हैं। ये नंबर है जनसंख्या घनत्व का, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी का। 382, मतलब 2011 के हिसाब से भारत में औसतन हर एक स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ये आंकड़ा शहरों की प्लानिंग से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर चीज पर कितना असर डालता होगा। पर ये जो नेशनल एवरेज है ना, ये पूरी कहानी नहीं बताता। ये स्लाइड देखिए, भारत की डाइवर्सिटी का क्या कमाल का उदाहरण है। एक तरफ है बिहार, जहां हर स्क्वायर किलोमीटर में 1100 से भी ज्यादा लोग हैं, तो दूसरी तरफ है अरुणाचल प्रदेश, जहां सिर्फ 17। ये जमीन आसमान का फर्क दिखाता है कि देश में विकास की चुनौतियां भी कितनी अलग अलग हैं। अच्छा, अब आते हैं शिक्षा पर। 2011 में भारत की ओवरऑल लिटरेसी रेट थी 73%। लेकिन इन आंकड़ों में एक कहानी और छिपी है। वो है मेल और फीमेल लिटरेसी के बीच का बड़ा गैप। पुरुषों की साक्षरता जहां करीब 81% थी, वहीं महिलाओं की सिर्फ 64.6%। ये एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती थी जिस पर काम करना बेहद जरूरी था। और ये फर्क सिर्फ जेंडर में ही नहीं, राज्यों के बीच भी बहुत बड़ा है। एक तरफ केरल है जो 94% लिटरेसी के साथ सबसे आगे है, तो दूसरी तरफ बिहार था जो 61.8% के साथ थोड़ा पीछे था। ये दिखाता है कि रीजनल डेवलपमेंट में कितना फर्क है। तो जाहिर है, इतनी बड़ी आबादी का दबाव हमारे पर्यावरण पर, हमारे जंगलों और जानवरों पर भी पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि भारत ने अपनी इस कीमती धरोहर को बचाने के लिए क्या किया? आपको पता है, भारत की कंजर्वेशन की कहानी काफी पुरानी है। इसकी शुरुआत हुई 1936 में, जब देश का पहला नेशनल पार्क बना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क।
ये वाइल्ड लाइफ को बचाने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक कदम था। और ये सिर्फ शुरुआत थी, ये विरासत आगे बढ़ती गई। आज गुजरात का गिर एशियाई शेरों का दुनिया में अकेला घर है। असम का काजीरंगा एक सींग वाले गैंडों के लिए मशहूर है। कश्मीर के दाचिगाम में दुर्लभ हंगुल मिलता है, तो कर्नाटक के बांदीपुर में हाथी और बाघ आज़ादी से घूमते हैं। लेकिन अब बात करते हैं भारत के सबसे फेमस कंजर्वेशन मिशन की, प्रोजेक्ट टाइगर। एक वक्त था 70 के दशक में जब हमारा नेशनल एनिमल टाइगर लगभग खत्म होने की कगार पर था। तब 1973 में ये बड़ा मिशन लॉन्च किया गया और इस मिशन का असर कमाल का रहा है। देखिए, जब ये शुरू हुआ था तब सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे और आज 50 से भी ज्यादा हैं। ये टाइमलाइन दिखाती है कि दशकों की मेहनत कैसे रंग लाई है। अब देखिए, इतनी बड़ी आबादी की जरूरतें सिर्फ पर्यावरण बचाने से पूरी नहीं होती। उन्हें पानी चाहिए, बिजली चाहिए, इसके लिए भी कुछ बड़ा करना था। और इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत ही खास नाम दिया था, आधुनिक भारत के मंदिर। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कंक्रीट के ढांचे नहीं थे, ये वो प्रोजेक्ट्स थे जो सिंचाई से लेकर बिजली तक देश की तरक्की की नींव रख रहे थे। और इनमें से कुछ नाम तो आज भी मिसाल हैं, जैसे हीराकुंड, जो भारत का सबसे लंबा बांध है, या फिर टिहरी, जो हिमालय की ऊंचाइयों पर बना सबसे ऊंचा बांध है, भाखड़ा नांगल, जिसने हरित क्रांति में जान फूंकी, और सरदार सरोवर, जो नर्मदा नदी की ताकत का प्रतीक है। ये सब सही मायने में आधुनिक भारत के पिलर्स हैं। लेकिन भारत की कहानी सिर्फ जमीन की चुनौतियों से निपटने की नहीं है। जमीन पर काम करते हुए भारत ने अपनी नजरें हमेशा आसमान की ओर, सितारों की ओर भी रखीं। ये सफर भी कमाल का रहा है। सोचिए, 1975 में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च करके स्पेस एज में कदम रखा, और फिर 2008 आते आते चंद्रयान-1 के साथ चांद पर दस्तक दे दी। क्या जबरदस्त छलांग थी ये। तो हमने देखा कि कैसे भारत ने अपनी विशाल आबादी को संभाला, अपने जंगलों को बचाया, देश को खड़ा करने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए और फिर सितारों तक भी पहुंचा। इन सब के बाद अब सवाल ये है कि इस शानदार सफर में भारत की अगली बड़ी मंजिल, अगली बड़ी चुनौती क्या होगी। नमस्कार, चलिए आज भारत की प्राकृतिक दुनिया में एक सफर पर चलते हैं। आज हम भारत की उस अविश्वसनीय जैव विविधता को समझेंगे, इसके घने जंगलों को और उनमें रहने वाले अद्भुत वन्य जीवों की कहानी को जानेंगे। तो सबसे पहले एक सवाल जो सबके मन में आता है, भारत में आखिर इतनी जबरदस्त वैरायटी क्यों है? एक ही देश में तपता रेगिस्तान भी है और साल भर हरे रहने वाले जंगल भी। ये कैसे मुमकिन है? इसका राज ना 2 शानदार चीजों में छुपा है। एक, हमारे उत्तर में खड़ा हिमालय, जो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं के लिए एक दीवार की तरह काम करता है, और दूसरा, हमारी जीवन देने वाली मानसूनी हवाएं, जो पूरे देश को पानी से सराबोर कर देती हैं। बस यही वो स्टेज है जिस पर कुदरत का ये सारा खेल खेला जाता है। ठीक है, तो अब जरा इन जंगलों की दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। हम भारत के 5 मुख्य तरह के जंगलों का एक वर्चुअल टूर करेंगे और देखेंगे कि हर जंगल की अपनी अलग पहचान, अपनी अलग कहानी क्या है। तो हमारी पहली मंजिल है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नाम से ही पता चल रहा है, सदाबहार मतलब हमेशा हरे भरे। यहाँ 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है, इतनी बारिश कि इन जंगलों को कभी पतझड़ का पता ही नहीं चलता। अच्छा, अब ये हमेशा हरे क्यों दिखते हैं? इसकी वजह बड़ी दिलचस्प है। यहाँ के पेड़ ना एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते, कोई गिरा रहा होता है तो किसी पर नई आ रही होती हैं। ये आपको मिलेंगे पश्चिमी घाट और नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्सों में, और यहाँ एबोनी, माहोगनी जैसी बहुत कीमती लकड़ियां पाई जाती हैं। सदाबहार वनों से अब हम चलते हैं उन जंगलों की तरफ जो भारत में सबसे ज्यादा फैले हुए हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, और ये नाम बिल्कुल सही है क्योंकि इनकी पूरी जिंदगी मानसून के साथ ही चलती है। इन जंगलों की सबसे बड़ी खूबी है इनका मौसम के हिसाब से ढल जाना। गर्मियों में पानी बचाने के लिए ये पेड़ करीब 6 से 8 हफ्तों के लिए अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। सागौन, साल और चंदन, ये सब बेशकीमती पेड़ इन्हीं जंगलों की देन है। अब एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं, ऐसे इलाके जहां बारिश 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यहां हमें मिलते हैं कांटेदार वन और झाड़ियां।
ये समझिए कि ये मुश्किल हालात में जीने के असली मास्टर हैं। यहाँ के पेड़ पौधों ने कमाल के तरीके अपनाए हैं। पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए पत्तियों की जगह होते हैं कांटे, और जड़ें पानी की खोज में जमीन के बहुत बहुत अंदर तक चली जाती हैं। बबूल, कैक्टस, ये सब यहीं पाए जाते हैं। चलिए अब जरा मैदानों से निकलकर पहाड़ों की तरफ चलते हैं। यहाँ का खेल ही अलग है। यहाँ जंगल कैसे होंगे, ये बारिश से ज्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, तापमान गिरता है और जंगलों का रंग रूप पूरी तरह बदल जाता है। आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे, नज़ारा बदलता जाएगा। करीब 1500 मीटर पर आपको पाइन, देवदार जैसे नुकीली पत्तियों वाले पेड़ मिलेंगे, और थोड़ा ऊपर 3600 मीटर के बाद तो पेड़ ही खत्म हो जाते हैं और शुरू होते हैं सिर्फ खूबसूरत अल्पाइन घास के मैदान। अब हमारी इस जंगल यात्रा का आखिरी पड़ाव, मैंग्रोव वन। ये जंगल ना जमीन और समंदर के बीच के गार्ड हैं। ये उन जगहों पर उगते हैं जहां नदी का मीठा पानी समंदर के खारे पानी से मिलता है, और ये तटों को लहरों से बचाते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान है इनकी उलझी हुई जड़ें, जो पानी के नीचे डूबी रहती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में एक खास पेड़ मिलता है, सुंदरी। इसी के नाम पर इस पूरे इलाके का नाम पड़ा है सुंदरबन। और हां, ये वही सुंदरबन है, रॉयल बंगाल टाइगर का इकलौता घर। तो ये तो हुई जंगलों की बात, लेकिन जंगल बिना जानवरों के क्या? ये तो बस एक खाली घर है। चलिए अब मिलते हैं इन जंगलों के असली बाशिंदों से, भारत के शानदार वन्य जीवों से। ये स्लाइड देखिए कितनी कमाल की चीज दिखाती है कि कैसे हर खास जानवर का एक खास घर है। मतलब एशियाई शेर आपको सिर्फ और सिर्फ गुजरात के कांटेदार जंगलों में ही मिलेगा। एक सींग वाला गैंडा असम की दलदली जमीन पर राज करता है, तो कश्मीरी स्टैग, जिसे हंगुल भी कहते हैं, वो कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों में रहता है। इससे पता चलता है कि हर तरह का जंगल कितना कीमती है। लेकिन इतनी कीमती विरासत को संभाल कर रखना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है। और अच्छी बात यह है कि भारत ने इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं ताकि ये धरोहर बची रहे। और जब भी संरक्षण की बात होती है, एक नाम सबसे पहले आता है, प्रोजेक्ट टाइगर। ये भारत की सबसे कामयाब और प्रेरणा देने वाली कहानियों में से एक है। एक वक्त था जब हमारा राष्ट्रीय पशु खत्म होने के कगार पर था, लेकिन इस एक मिशन ने तस्वीर ही बदल दी। ये साल याद रखिए, 1973। ये वो साल था जब भारत ने अपने राष्ट्रीय पशु बाघ को बचाने के लिए इस ऐतिहासिक मिशन की शुरुआत की। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक उम्मीद की शुरुआत थी। और हाँ, कई एग्जाम्स में ये सवाल पूछा भी जाता है। और इस उम्मीद का नतीजा देखिए, 1973 में सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व से सफर शुरू हुआ था, और आज हमारे पास 50 से भी ज्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं। ये एक छोटी मोटी कामयाबी नहीं है, ये एक राष्ट्र की इच्छा शक्ति का प्रतीक है। प्रोजेक्ट टाइगर तो है ही, लेकिन हमारे नेशनल पार्क भी संरक्षण के सबसे मजबूत पिलर हैं। चाहे वो भारत का पहला नेशनल पार्क उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट हो, या फिर शेरों का आखिरी घर गुजरात का गिर, और गैंडों के लिए मशहूर असम का काजीरंगा। ये सभी पार्क हमारी अनमोल विरासत की हिफाजत कर रहे हैं। तो हमने भारत की कुदरती दौलत की एक छोटी सी झलक देखी। ये सिर्फ जंगल या जानवर नहीं है, ये हमारी पहचान का एक अटूट हिस्सा है। हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास क्या है, अब सवाल आता है भविष्य का। तो मैं आज की बात यहीं एक सवाल पे खत्म करूंगा। जैसे जैसे हमारा देश तरक्की कर रहा है, हम इस विकास और अपनी इस अनमोल प्राकृतिक विरासत के बीच एक बैलेंस कैसे बनाएंगे? हम ये कैसे पक्का करें कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस खूबसूरती को देख पाएं? इस पर सोचना हम सबकी जिम्मेदारी है। जरूर सोचिएगा। कभी सोचा है कि ये जो हमारी दुनिया है, ये असल में एक दूसरे से जुड़ी कैसे है? तो चलिए अगले कुछ ही मिनटों में एक फटाफट ग्लोबल टूर पर निकलते हैं। हम अपने इस कमाल के ग्रह के भूगोल की परतें खोलेंगे, बड़े बड़े महाद्वीपों से लेकर गहरे महासागरों तक। तो शुरू करते हैं एक बहुत ही बेसिक सवाल से। जब हम अपने ग्रह, अपनी पृथ्वी की बात करते हैं, तो असल में ये दिखती कैसी है? मतलब इसके जो मेन हिस्से हैं वो क्या हैं? आइए इसे तोड़कर समझते हैं। और ये आंकड़ा देखिए, थोड़ा चौंकाने वाला है ना? अपनी धरती का 71% हिस्सा पानी है और सिर्फ 29% जमीन। ये बात तो पूरा नजरिया ही बदल देती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम दरअसल एक नीले ग्रह पर रहते हैं, जिस पर जमीन के बस कुछ टुकड़े हैं। ओके,
तो अब जब ये पता चल गया है कि ज़मीन कितनी कम और कीमती है, तो क्यों ना उस 29% हिस्से को थोड़ा और करीब से देखा जाए। तो चलिए निकलते हैं 7 महाद्वीपों के एक तूफानी दौरे पर। और शुरू कहाँ से करेंगे? जाहिर है सबसे बड़े वाले से। और ये हमें ले आता है एशिया पर। देखिए, एशिया सिर्फ जमीन के मामले में ही सबसे बड़ा नहीं है, अरे आबादी के मामले में भी ये एक जायंट है। और यही बात इसे दुनिया के मामलों में एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा खिलाड़ी बना देती है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। दुनिया की 30% जमीन और 60% आबादी, मतलब आधे से भी ज्यादा लोग, क्या कमाल है। एशिया ना एक्सट्रीम्स का भी महाद्वीप है। एक तरफ दुनिया का सबसे ऊंचा पॉइंट माउंट एवरेस्ट, तो दूसरी तरफ धरती का सबसे निचला हिस्सा डेड सी, दोनों यही हैं। और हाँ, यूराल पर्वत हैं जो यूरोप और एशिया के बीच एक नेचुरल बॉर्डर का काम करते हैं। एशिया से आगे बढ़ें तो हम पहुंचते हैं अफ्रीका, एक ऐसा महाद्वीप जिसका एक बहुत ही मजेदार निकनेम है, द ट्रिपल ट्रॉपिक कॉन्टिनेंट। इसका मतलब क्या हुआ? चलिए पता लगाते हैं। तो राज ये है, अफ्रीका दुनिया का अकेला, जी हाँ अकेला ऐसा महाद्वीप है जहां से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों गुजरती हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा ट्रिपल ट्रॉपिक। और ये भी एक्सट्रीम्स की ही धरती है। एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा, तो दूसरी तरफ जिंदगी देने वाली दुनिया की सबसे लंबी नदी नील। अब चलते हैं अटलांटिक के पार, अमेरिका की तरफ। यहाँ 2 बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं जो जमीन के एक पतले से रास्ते से एक पुल की तरह आपस में जुड़े हुए हैं। ये जो पतला सा जमीनी रास्ता है, इसे इस्थमस ऑफ पनमा कहते हैं। यही नॉर्थ और साउथ अमेरिका को जोड़ता है। और अगर साउथ अमेरिका की बात करें तो वहां है दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न। हाँ, ये एक जरूरी बात है। नील सबसे लंबी नदी है, लेकिन अमेज़न में पानी सबसे ज्यादा है। वॉल्यूम के हिसाब से वो सबसे बड़ी है। चलिए अब चलते हैं कुछ बिल्कुल ही अलग जगह पर, एकदम दुनिया के नीचे दक्षिणी ध्रुव पर। हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका की, बर्फ और ठंड की एक दूसरी ही दुनिया। अंटार्कटिका ना सच में एक अलग ही जगह है। वहाँ कोई परमानेंट रहता ही नहीं। और सबसे दिलचस्प बात, इसका शेप हमेशा बदलता रहता है, क्योंकि बर्फ पिघलती है फिर जमती है। इसीलिए इसे एक डायनामिक कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। हाँ, ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक बहुत बड़ा हब है, जहाँ भारत के भी रिसर्च स्टेशंस हैं, मैत्री और भाटी। तो चलिए अपनी इस कॉन्टिनेंट टूर को खत्म करते हैं आखिरी 2 महाद्वीपों के साथ, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। दोनों की अपनी अपनी एकदम अलग पहचान है। यूरोप को देखें तो उसकी कोस्ट लाइन, मतलब जो समुद्री तट है, वो बहुत कटी-फटी है। इसीलिए उसे पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलाज, यानी प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। और दूसरी तरफ है ऑस्ट्रेलिया, जो सबसे छोटा महाद्वीप है। असल में वो एक बहुत बड़ा द्वीप ही तो है, इसीलिए उसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। तो जमीन की बात तो हो गई, लेकिन याद है दुनिया का 71% हिस्सा। अब वक्त है उस विशाल, उस रहस्यमयी हिस्से में गोता लगाने का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महासागरों की। तो मोटे तौर पर 4 बड़े महासागर हैं। पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा, अटलांटिक जो एस शेप का है और दुनिया का सबसे बिजी शिपिंग रूट है। फिर है हिंद महासागर, इंडियन ओशन, जिसका नाम हमारे देश के नाम पर है। और आखिर में आर्कटिक, जो सबसे छोटा है और ज्यादातर जमा हुआ रहता है। ये सारे महासागर आपस में जुड़े तो हैं, पर कैसे? यहीं पर आते हैं स्ट्रेट्स और कैनाल्स, यानी जल डमरू मध्य और नहरें। इन्हें दुनिया के समुद्री हाईवे समझ सकते हैं। ये ग्लोबल ट्रेड के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सफर का टाइम और पैसा दोनों बचाते हैं। तो ये स्ट्रेट या जल डमरू मध्य होता क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे 2 बड़े कमरों के बीच एक पतला सा गलियारा हो। ये पानी का एक ऐसा ही पतला रास्ता है जो 2 बड़े समुद्रों को तो जोड़ता है, लेकिन 2 जमीनी हिस्सों को अलग करता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो पाक स्ट्रेट जो इंडिया और श्रीलंका के बीच है, बेरिंग स्ट्रेट जो एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग करता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जिसे यूरोप और अफ्रीका का गेटवे भी कहते हैं, और हाँ, पनामा कैनाल जो कि मैन मेड है, वो तो अटलांटिक और पैसिफिक के बीच एक गेम चेंजर शॉर्टकट है। और अब आखिर में चलिए हमारे इस ग्रह के कुछ सबसे जबरदस्त और चौंकाने वाले फैक्ट्स पर एक नजर डालते हैं। कुछ सुपरलेटिव्स।
अच्छा, एक कंफ्यूजन जो अक्सर होता है, दुनिया की सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी के बीच का फर्क। देखिए, नील नदी लंबाई में सबसे ज्यादा है, एक पतले रिबन की तरह। लेकिन अमेज़न पानी की मात्रा के हिसाब से, मतलब वॉल्यूम में, सबसे बड़ी है, जैसे कोई बहुत बड़ी बहती हुई धमनी हो। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 11,034 मीटर। ये मारियाना ट्रेंच की गहराई है, हमारी धरती का सबसे गहरा पॉइंट। अंदाजा लगाइए, अगर माउंट एवरेस्ट को इसमें डाल दिया जाए तो भी उसकी चोटी के ऊपर 1 किलोमीटर से ज्यादा पानी होगा। इमेजिन कीजिए। और अब इसका ठीक उल्टा देखिए, माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर की ऊंचाई पर। जब इन दोनों एक्सट्रीम्स को एक साथ रखकर देखते हैं, तब पता चलता है कि हमारा ये ग्रह असल में कितना विशाल और कितना अद्भुत है। सहारा रेगिस्तान कितना बड़ा है, ये सोचना भी मुश्किल है, पर एक अंदाजा लगाने के लिए ये समझ लीजिए कि ये करीब-करीब पूरे अमेरिका जितना बड़ा है। जी हाँ, पूरा का पूरा यूनाइटेड स्टेट्स। इसकी विशालता सच में दिमाग घुमा देती है। तो ये था हमारे ग्रह का एक छोटा सा फटाफट टूर। पर जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं कि हमारे आसपास का जो भूगोल है, पहाड़ हैं, नदियां हैं, समुद्र तट हैं, वो हमारी संस्कृति को, हमारे त्योहारों को और यहाँ तक कि हमारे खाने पीने के तरीके को किस तरह से आकार देता है। इस बारे में सोचना काफी दिलचस्प होगा। तो चलिए आज बात करते हैं भारत की उन दो सबसे बुनियादी शक्तियों के बारे में जो असल में इस पूरे उपमहाद्वीप के धुरी हैं, यहाँ की जलवायु और यहाँ की मिट्टी। देखिए, ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ी हुई हैं कि ये ही मिलकर यहाँ के जीवन, खेती-बाड़ी और यहाँ तक कि हमारी संस्कृति को भी तय करती हैं। अच्छा, अपनी बात को शुरू करने के लिए मैं एक सवाल पूछता हूं। सोचिए जरा, ऐसी कौन सी एक अकेली प्राकृतिक घटना हो सकती है जो दुनिया की आबादी के छठे हिस्से, मतलब करोड़ों लोगों की आर्थिक किस्मत और रोजमर्रा की जिंदगी को कंट्रोल करती हो? इसी सवाल का जवाब आज हमारी पूरी चर्चा का केंद्र है। तो वो घटना है भारत का मॉनसून सिस्टम। और हाँ, जब हम मॉनसून कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ बारिश नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा, एक विशालकाय इंजन है जो पूरे देश के मौसम को, यहाँ की जलवायु को चलाता है। जानते हैं, ये जो शब्द है मॉनसून, ये असल में अरबी शब्द मौसम से आया है, जिसका सीधा सा मतलब होता है मौसम। तो असल में मॉनसून सिर्फ बारिश का नाम नहीं है, ये तो हवाओं की दिशा का एक पूरा सीजनल उलटफेर है। मतलब हवाएं अपनी दिशा बदल लेती हैं। ये समझिए कि प्रकृति का एक बहुत बड़ा रीसेट बटन है जो हर साल दबाया जाता है। तो सवाल ये है कि ये इतना बड़ा सिस्टम काम कैसे करता है। चलिए, इसे बहुत ही आसान 4 स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, गर्मियों में सूरज जमीन को समुद्र के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से गर्म कर देता है। स्टेप 2, अब जब जमीन गर्म होती है तो उसके ऊपर की हवा भी गर्म होकर ऊपर उठती है और नीचे एक लो प्रेशर एरिया, मतलब कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है, एक तरह का वैक्यूम। स्टेप 3, ठीक उसी वक्त समुद्र जो ठंडा है उसके ऊपर हवा भारी होती है, जिससे वहां हाई प्रेशर एरिया बना होता है। और स्टेप 4, अब आता है फिजिक्स का सबसे बेसिक नियम। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है, और जब ये हवा समुद्र से जमीन की ओर भागती है तो अपने साथ ढेर सारी नमी, यानी बादल लेकर आती है। बस यही है मॉनसून। और इसका असर कितना जबरदस्त होता है तो इस आंकड़े को देखिए। भारत में साल भर में जितनी भी बारिश होती है ना, उसका 75%, जी हाँ, 3/4 हिस्सा अकेले साउथ वेस्ट मॉनसून से आता है, जो जून से सितंबर के बीच होता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। अब इस पूरे ऑर्केस्ट्रा का एक कंडक्टर भी तो होना चाहिए, है ना? वो काम करती हैं जेट स्ट्रीम्स। ये वायुमंडल में बहुत बहुत ऊंचाई पर बहने वाली तेज हवा की नदियां हैं, और इनमें से एक है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, जो भारत में मॉनसून के अचानक आने, जिसे हम मॉनसून बर्स्ट या मॉनसून का फटना कहते हैं, उसके लिए जिम्मेदार है। इसी की वजह से देखते देखते मौसम पूरी तरीके से बदल जाता है। तो मॉनसून के इसी शक्तिशाली सिस्टम की वजह से भारत का पूरा वार्षिक मौसम चक्र तय होता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए, भारत में मोटे तौर पर 4 मौसम हैं और चारों के तार मॉनसून से जुड़े हैं। शुरुआत होती है दिसंबर से फरवरी, यानी सर्दियों से। फिर आता है मार्च से मई का महीना, भयंकर गर्मी का मौसम, जिसमें उत्तर भारत में वो कुख्यात लू चलती है। और फिर जून से सितंबर तक आता है हीरो, यानी आगे बढ़ता हुआ मॉनसून, हमारी वर्षा ऋतु।
और आखिर में अक्टूबर-नवंबर में मॉनसून विदा लेता है, जिसे हम लौटता हुआ मॉनसून कहते हैं। अच्छा, जलवायु और मौसम की बात तो हो गई, पर अब उस चीज पर आते हैं जिस पर यह सब कुछ टिका हुआ है, भारत की मिट्टी। और ये कोई अलग टॉपिक नहीं है, यहाँ की मिट्टी सीधे सीधे यहीं की जलवायु और नदियों की ही देन है। देखिए, भारत की जो आधिकारिक संस्था है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR, वो भारत के मिट्टी को 8 बड़े ग्रुप्स में बांटती हैं। लेकिन सच तो ये है कि इनमें से सिर्फ 4 ही हैं जो पूरे देश में फैली हुई हैं और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और हाँ, ज्यादातर सवाल भी इन्हीं चारों से आते हैं, तो हम इन्हीं पर फोकस करेंगे। अब जरा इसका स्केल समझने के लिए इस चार्ट पर एक नजर डालिए। जलोढ़ मिट्टी या अलूवियल सॉइल अकेले ही देश के 40% हिस्से पर फैली है। सोचिए, 40%, ये कितना बड़ा इलाका होगा। यही वजह है कि ये भारत की सबसे जरूरी खेती की जमीन है। तो आखिर ये जलोढ़ मिट्टी है क्या? सीधी सी बात है, ये हिमालय से निकलने वाली हमारी महान नदियों का दिया हुआ एक तोहफा है। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। जब ये नदियां पहाड़ों से उतरती हैं तो अपने साथ बारीक और बहुत ही उपजाऊ मिट्टी, जिसे गाद कहते हैं, लेकर आती हैं। और इसी गाद को वो उत्तर भारत के विशाल मैदानों में बिछा देती हैं, जो आज भारत का अन्न का कटोरा है। अब इस जलोढ़ मिट्टी के भी 2 प्रकार हैं और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। पहला है खादर। ये है नई वाली मिट्टी, जो नदी के पास बाढ़ वाले इलाकों में मिलती है। हर साल बाढ़ के साथ नई परत जमती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। और दूसरा है भांगर। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, जो नदी से दूर ऊंचाई वाले इलाकों में मिलती है और खादर के मुकाबले थोड़ी कम उपजाऊ होती है। हमारी दूसरी सुपरस्टार मिट्टी है काली मिट्टी। इसका एक और नाम रेगुर मिट्टी भी है। ये कैसे बनी? तो लाखों साल पहले दक्कन के पठार पर जो ज्वालामुखी का लावा फैला था, उसी के टूटने से ये मिट्टी बनी है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत, इसकी सुपर पावर है नमी को सोखकर बहुत देर तक बनाए रखना। और यही गुण इसे कपास यानी कॉटन की खेती के लिए बेस्ट बनाता है। तभी तो इसका नाम ही पड़ गया है ब्लैक कॉटन सॉइल। इसके बाद आती है लाल मिट्टी। अब सवाल यह है कि इसका रंग लाल क्यों होता है? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। इसमें आयरन ऑक्साइड मतलब लोहे का आंच बहुत ज्यादा होता है। ठीक वैसे ही जैसे लोहे पर जंग लगकर वो लाल हो जाता है। ये पुरानी क्रिस्टलीय चट्टानों के ऊपर बनती है। और एक मजेदार बात, जब इस लाल मिट्टी में पानी मिल जाता है ना, तो ये पीली दिखने लगती है। हमारी लिस्ट में चौथी और आखिरी जरूरी मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी। ये मिट्टी हर जगह नहीं मिलती। ये सिर्फ उन्हीं इलाकों में बनती है जहां 2 चीजें एक साथ होती हैं, बहुत ज्यादा तापमान और बहुत ज्यादा बारिश। ये एक बहुत ही खास प्रोसेस से बनती है, जिसे कहते हैं लीचिंग। अब ये लीचिंग क्या है, इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए आप चाय छान रहे हैं। पानी ऊपर से सारे जरूरी तत्व, सारा रंग, सारा स्वाद अपने साथ घोलकर नीचे ले जाता है और ऊपर सिर्फ पत्ती रह जाती है। बस ठीक इसी तरह जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, वो पानी मिट्टी के सारे जरूरी पोषक तत्वों को घोलकर जमीन में नीचे ले जाता है। ऊपर क्या बचता है? सिर्फ आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और यही जो बची हुई मिट्टी है, वो चाय, कॉफी और काजू जैसी फसलों के लिए एकदम परफेक्ट होती है। तो ठीक है, हमने जलवायु को समझ लिया, मिट्टी को भी समझ लिया। अब वक्त है इन सभी डॉट्स को जोड़ने का। देखते हैं कि ये दोनों चीजें मिलकर हमारी थाली तक भोजन कैसे पहुंचाती हैं। और ये स्लाइड, ये एक तरह से हमारी पूरी चर्चा का निचोड़ है। एक क्विक रिवीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट। तो फटाफट देखते हैं, भारत की जलवायु कैसी है? ट्रॉपिकल मॉनसून। ज्यादातर बारिश का सोर्स साउथ वेस्ट मॉनसून 75%। सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी 40%। कपास वाली मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी यानी रेगर। और चाय कॉफी के लिए लीचिंग से बनी लैटेराइट मिट्टी। एकदम क्लियर? देखिए, मॉनसून और मिट्टी का यही जो नाजुक सा संतुलन है, इसी ने हजारों सालों से भारत का पेट भरा है। लेकिन आज जब हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया की जलवायु बदल रही है, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। भविष्य के लिए हमारी ये बुनियाद, ये नींव आखिर कितनी सुरक्षित है? इस सवाल पर सोचना जरूरी है। नमस्कार। आज हम ज्योग्राफी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय भारत की अपवाह प्रणालियों यानी ड्रेनेज सिस्टम्स को समझेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से एग्जाम्स में सवाल आते ही आते हैं, तो चलिए इसे एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं। एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं।
सबसे पहले हम अपवाह की बिल्कुल बेसिक बातें समझेंगे, फिर हिमालय और प्रायद्वीप की प्रमुख नदी प्रणालियों को जानेंगे, इसके बाद भारत के जल संसाधनों पर बात करेंगे और अंत में एक क्विक रिवीजन चीट शीट से सब कुछ पक्का कर लेंगे। चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं अपवाह की मूल बातें। देखिए, किसी भी बड़े टॉपिक को समझने के लिए उसकी नींव, उसका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए और यहाँ भी हम वही करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, ये अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम आखिर है क्या? इसे बहुत ही सरल भाषा में पानी का हाईवे नेटवर्क समझिए। जैसे छोटी छोटी सड़कें मिलकर एक हाईवे बनाती हैं, वैसे ही छोटी छोटी धाराएं मिलकर एक मुख्य नदी बनाती हैं और ये सब मिलकर एक बड़े समुद्र की ओर बहती हैं। यही पूरा नेटवर्क अपवाह तंत्र कहलाता है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि कोई नदी एक खास रास्ते पर ही क्यों बहती है? इसके पीछे कुछ फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे जमीन की ढलान कैसी है, रास्ते में आने वाली चट्टानें मुलायम हैं या कठोर हैं, और नदी में पानी का बहाव कितना ज्यादा है। ये सब मिलकर तय करते हैं कि नदी का रास्ता क्या होगा। अब बात करते हैं पैटर्न की। पहला पैटर्न है वृक्षाकार या डेंड्रिटिक। जैसा नाम से ही साफ है, ये एक पेड़ जैसा दिखता है। जैसे एक पेड़ की शाखाएं तने से निकलती हैं, ठीक वैसे ही इस पैटर्न में सहायक नदियां मुख्य नदी से मिलती हैं। हमारे उत्तरी मैदानों में खासकर गंगा नदी प्रणाली इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। दूसरा महत्वपूर्ण पैटर्न है अरीय यानी रेडियल। इसमें क्या होता है कि एक ऊंची जगह से नदियां चारों दिशाओं में निकलती हैं, बिल्कुल साइकिल के पहिए की तीलियों की तरह। अमरकंटक की पहाड़ियां इसका एक क्लासिक उदाहरण है, जहां से नर्मदा और सोन जैसी नदियां अलग अलग दिशाओं में निकलती हैं। इस पॉइंट को ध्यान से समझिए, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। ये आंकड़ा एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की नदियों का लगभग 77% पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है और सिर्फ 23% अरब सागर में। इससे क्या पता चलता है? इससे साफ पता चलता है कि भारत की जो सामान्य ढलान है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, हिमालय नदी प्रणालियां। इन्हें भारत की युवा, एनर्जेटिक और थोड़ी शरारती नदियां भी कहा जाता है। देखिए, ये तुलना एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे स्टार मार्क कर लीजिए। हिमालयी नदियां ग्लेशियर से निकलती हैं, इसलिए इनमें साल भर पानी रहता है, मतलब ये पेरिनियल हैं। ये युवा हैं तो इनमें एनर्जी ज्यादा है, तेजी से बहकर गहरी वी आकार की घाटियां बनाती हैं। वहीं प्रायद्वीपीय नदियां पुरानी और मैच्योर हैं, जो बारिश पर निर्भर हैं और चौड़ी उथली घाटियों में शांति से बहती हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र की। इसका उद्गम तिब्बत में बोखारचू ग्लेशियर से होता है। तिब्बत में इसका स्थानीय नाम है सिंगी खम्बान, जिसका मतलब होता है शेर का मुंह। इसकी सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। और याद रखिएगा, चिनाब इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये दोनों पॉइंट्स, सिंगी खम्बान और चिनाब, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म है एंटेसिडेंट रिवर या पूर्ववर्ती नदी। ये क्या होती हैं? ये वो नदियां हैं जो हिमालय से भी पुरानी हैं, मतलब ये नदियां हिमालय से भी सीनियर हैं। जब हिमालय धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था तो इन नदियों ने हार नहीं मानी और पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता बनाए रखा। सतलुज इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। अब हम भारत की जीवन रेखा महान गंगा प्रणाली की बात करेंगे। ये सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और अर्थव्यवस्था का आधार है, इसलिए इस सेक्शन को बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। गंगा का उद्गम कैसे होता है, इसमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है, लेकिन ये बहुत सिंपल है। देखिए, स्टेप 1, ये गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से निकलती है। स्टेप 2, आगे चलकर देवप्रयाग में ये अलकनंदा नदी से मिलती है। और स्टेप 3, देवप्रयाग के बाद इन दोनों की मिली हुई धारा गंगा कहलाती है। बस ये 3 कदम याद रखिए, कन्फ्यूजन खत्म। ये संख्या देखिए, 400 मिलियन, मतलब 40 करोड़ लोग। भारत की इतनी बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए सीधे सीधे गंगा नदी बेसिन पर निर्भर है। ये आंकड़ा ही गंगा के महत्व को बताने के लिए काफी है। और अब आते हैं कोसी नदी पर, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। ये नदी अपना रास्ता बदलने के लिए इतनी बदनाम है कि हर साल बिहार में भयानक बाढ़ लाती है। तो एक बात कह सकते हैं कि कोसी नदी भले ही अनप्रिडिक्टेबल हो, लेकिन परीक्षा में इस पर सवाल आना बहुत प्रिडिक्टेबल है। अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, प्रायद्वीपीय नदी प्रणालियां।
ये भारत की पुरानी और मैच्योर नदियां हैं। यहाँ पश्चिमी घाट एक महान जल विभाजक यानी वाटर डिवाइड की भूमिका निभाता है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में सबसे प्रमुख है गोदावरी। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ये उपनाम याद रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कृष्णा, महानदी और कावेरी भी हैं, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले बड़े और उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। ये एक और क्लासिक कंफ्यूजन पॉइंट है, डेल्टा और एस्चुरी में अंतर। चलिए इसे हमेशा के लिए क्लियर कर लेते हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां अपने साथ लाई हुई मिट्टी को मुहाने पर जमा करके डेल्टा बनाती हैं। वहीं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जैसे नर्मदा और ताप्ती तेजी से समुद्र में मिलती हैं और ज्वारंद मुख यानी एस्चुरी बनाती हैं, जहां नदी का मीठा पानी और समुद्र का खारा पानी मिलता है। रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी क्या है? इसे ऐसे समझिए कि दो पहाड़ों के बीच की जमीन नीचे धंस गई हो और एक संकरा रास्ता बन गया हो। नर्मदा और ताप्ती नदियां ऐसी ही एक घाटी से होकर बहती हैं और यही कारण है कि वो डेल्टा नहीं बना पाती, क्योंकि उनके पास फैलने की जगह ही नहीं होती। अब सेक्शन 5 में हम नदियों की इस ज्ञान को भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे से जोड़ेंगे, हमारे जल संसाधन और उनका प्रबंधन। ये दो बार्स भारत की जल चुनौती को साफ साफ दिखाते हैं। देखिए, हमारे पास दुनिया का केवल 4% मीठा पानी है, लेकिन हमें दुनिया की 16% आबादी को सपोर्ट करना है। ये दिखाता है कि हमारे जल संसाधनों पर कितना ज्यादा दबाव है और वाटर मैनेजमेंट कितना जरूरी है। इस दबाव को हम सिंचाई के माध्यम से मैनेज करते हैं, लेकिन यहाँ एक कॉमन मिसकंसेप्शन क्लियर होता है। ध्यान दीजिए, भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नहरें नहीं है, बल्कि 56% हिस्सेदारी के साथ कुएं और नलकूप हैं। ये तथ्य ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और अब आते हैं सेशन के सबसे पावरफुल हिस्से पर, क्विक रिवीजन चीट शीट। हमने जो कुछ भी सीखा है उसे तेजी से दोहराएंगे, तो अपना पूरा ध्यान यहाँ रखिए। चलिए इसे जल्दी से दोहराते हैं। बिहार का शोक कौन सी नदी है? कोसी नदी। दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी नदी। शेर का मुंह किस नदी का स्थानीय नाम है? सिंधु नदी। भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती। और प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य जल विभाजक पश्चिमी घाट। ये वो मेन पॉइंट्स हैं जिन्हें भूलना नहीं है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो और आप अपनी तैयारी को लेकर गंभीर हैं, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नए सेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आपको इस सेशन के PDF नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। लिंक YouTube प्रोफाइल पर दिया हुआ है, वहां आपको हर लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। नमस्कार एस्पिरेंट्स, आज हम भूगोल के सबसे जरूरी चैप्टर्स में से एक को कवर करने वाले हैं, भारत का भौतिक भूगोल। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आते ही हैं, तो चलिए पूरे फोकस के साथ इसे समझना शुरू करते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, एक सही रोड मैप बहुत जरूरी होता है। तो ये एजेंडा आज के हमारे सेशन का रोड मैप है। हम इन सभी टॉपिक्स को एक एक करके बिल्कुल क्रम से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, भारत की स्थिति, विस्तार और समय। देखिए, किसी भी देश के ज्योग्राफी को समझने के लिए वर्ल्ड मैप पर उसकी ग्लोबल एड्रेस, उसकी लोकेशन क्या है, ये जानना पहला कदम होता है। अच्छा, अब ये गोलार्ध या हेमिस्फेयर क्या होता है? इसका मतलब है पृथ्वी का आधा गोला। तो भारत भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के उत्तर में है, इसलिए ये उत्तरी गोलार्ध में हुआ, और प्राइम मेरिडियन के पूर्व में है, इसलिए ये पूर्वी गोलार्ध में हुआ। एकदम आसान भाषा में कहें तो हम दुनिया के नक्शे पर टॉप राइट कॉर्नर में हैं। ये नंबर्स सिर्फ रटने के लिए नहीं हैं, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अक्षांश, जिसे लैटिट्यूड कहते हैं, वो इक्वेटर से दूरी बताता है और ये किसी भी जगह के क्लाइमेट को डिसाइड करता है। वहीं देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड समय को तय करता है। भारत का इतना बड़ा लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ही इसकी डाइवर्स क्लाइमेट और टाइम डिफरेंस का सबसे बड़ा कारण है। इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल यानी टोटल एरिया 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये एक बहुत बड़ा एरिया है और यही हमें दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक बनाता है।
और जैसा कि आप देख सकते हैं, एरिया के हिसाब से भारत दुनिया में 7वें स्थान पर आता है। ये जो विशाल आकार है ना, यही भारत की अपार विविधता का आधार है, चाहे वो जलवायु हो, वनस्पति हो या फिर यहाँ की कल्चर हो। अब जरा सोचिए, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 30 डिग्री देशांतर का फर्क है। इसका मतलब हुआ करीब 2 घंटे का समय डिफरेंस। अब ऐसे में ट्रेन और फ्लाइट शेड्यूल्स का क्या होगा? इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत का मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। और हाँ, ये रेखा मिर्जापुर, जो कि इलाहाबाद के पास है, वहां से होकर गुजरती है। ये एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भारत की सीमाओं और इसके पड़ोसियों को देखते हैं। इसे समझना ठीक वैसा है जैसे हम अपने देश के नक्शे की एक आउटर बाउंड्री बना रहे हों। भारत कुल 7 देशों के साथ अपनी जमीनी सीमा यानी लैंड बॉर्डर शेयर करता है। इन्हें याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। बचपन में MBA, ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। आसान है ना? बचपन में सब MBA करना चाहते थे, यहां तो बचपन में ही MBA करके हमारे सारे पड़ोसी याद हो गए। ये भारत की कुल तट रेखा यानी कोस्ट लाइन की लंबाई है। इसमें मेनलैंड के साथ साथ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स भी शामिल हैं। इतनी लंबी कोस्ट लाइन भारत के लिए स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक दोनों ही लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये टेबल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में ये बाउंड्री लाइंस पूछी जाती हैं। इन्हें अच्छे से याद कर लें। रैडक्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान, मैकमोहन लाइन भारत चीन, ड्यूरांड लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अब हम इस चैप्टर के कोर पार्ट पर आते हैं, भारत के 5 प्रमुख भौतिक विभाजन। ये वो हिस्सा है जहां रटने से ज्यादा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग काम आएगी। हम इन 5 डिविजन्स को एक एक करके डिटेल में देखेंगे। इस स्ट्रक्चर हमें भारत की फिजिकल फीचर्स को बेहतर तरीके से समझने में हेल्प करेगा। हिमालय कोई एक सिंगल माउंटेन रेंज नहीं है, बल्कि ये 3 पैरेलल रेंजेस हैं। सबसे उत्तर में और सबसे ऊंची है हिमाद्री, बीच में है हिमाचल और सबसे दक्षिण में है शिवालिक। अब यहां एक बात पर ध्यान दीजिएगा, K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी तो है, लेकिन ये पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। भारत के डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो सबसे ऊंची चोटी है वो सिक्किम में कंचनजंगा है। ये डिफरेंस एग्जाम्स के लिए क्रिटिकल है। अच्छा, इन मैदानों को फूड बोल ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल से हुआ है। और इसी फर्टाइल सॉइल की वजह से ये क्षेत्र एग्रीकल्चर के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला का मतलब होता है जमीन का वो हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। ये भारत का सबसे पुराना और सबसे स्टेबल लैंडमास है, क्योंकि ये प्राचीन सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। इसके दोनों किनारों पर वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स की माउंटेन रेंजेस हैं। भारत के दोनों तटीय मैदानों में काफी अंतर है। पश्चिमी तटीय मैदान यानी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन संकरा है और इसके सब डिविजन्स है कोंकण और मालाबार तट। वहीं पूर्वी तटीय मैदान यानी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ज्यादा चौड़ा है और इसे उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है। भारत के जो 2 मेन आइलैंड ग्रुप्स हैं, उनका ओरिजिन, उनकी उत्पत्ति बिल्कुल अलग है। लक्षद्वीप आइलैंड्स कोरल यानी मूंगों से बने हैं, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पानी के नीचे के वॉल्केनोस का ऊपरी हिस्सा है। ये पॉइंट एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। क्या जानते हैं कि थार रेगिस्तान क्यों बना? इसका एक मुख्य कारण है रेन शैडो इफेक्ट। होता यह है कि अरावली की पहाड़ियां मॉनसून की हवाओं के समानांतर यानी पैरेलल चलती हैं, जिससे वो इन हवाओं को रोककर बारिश नहीं करा पाती। और नतीजा, इस क्षेत्र में बहुत ही कम बारिश होती है और ये रेगिस्तान बन गया। चलिए अब सेशन के एंड में कुछ हाई यील्ड फैक्ट्स का एक क्विक रिवीजन करते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु यानी सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जो निकोबार द्वीप समूह में है। दूसरा, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तीसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और चौथा, सबसे छोटा राज्य गोवा है। ये फैक्ट्स आपकी फिंगरटिप्स पर होने चाहिए। तो ये था भारत का एक संक्षिप्त लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव फिजिकल इंट्रोडक्शन।
हमने उन सभी मेजर एस्पेक्ट्स को कवर किया है जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो और आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नए सेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ या कंप्लीट नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक यूट्यूब के प्रोफाइल पर दिया हुआ है। वहां आपको हर लेक्चर की पीडीएफ और कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम भूगोल के एक बहुत ही फाउंडेशनल टॉपिक को समझेंगे, स्थलमंडल यानी लिथोस्फीयर। ये वो विषय है जो पृथ्वी के स्ट्रक्चर को समझने की नींव रखता है। चलिए पृथ्वी की सतह के नीचे एक सफर पर चलते हैं। तो ये है आज की हमारी क्लास का लेसन प्लान। हम इन 5 पॉइंट्स को एक एक करके स्ट्रक्चर्ड तरीके से कवर करेंगे। इससे लिथोस्फीयर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए तो अपनी यात्रा शुरू करते हैं, पृथ्वी की सतह से लेकर ठीक उसके केंद्र तक, और समझते हैं कि हमारा प्लैनेट अंदर से कैसा बना है। सबसे पहली परत जिस पर हम सभी रहते हैं वो है द क्रस्ट यानी भूपर्पटी। ये पृथ्वी की सबसे बाहरी सॉलिड परत है। अब देखिए इसके 2 मेन कंपोनेंट्स हैं जिनके नाम याद रखना बहुत आसान है। पहला है सियाल, SiAl, नाम से ही पता चल रहा है, सी से सिलिका और एल से एल्यूमिनियम। दूसरा कंपोनेंट है सीमा, SiMa, इसमें साई से सिलिका और मा से मैग्नीशियम। ये कीवर्ड्स एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछे जाते हैं तो इन्हें नोट कर लीजिए। क्रस्ट के ठीक नीचे आती है मेंटल। ये परत भी मुख्य रूप से सीमा से बनी है, यानी सिलिका और मैग्नीशियम। और जो सबसे जरूरी बात है, पृथ्वी के टोटल वॉल्यूम का बड़ा हिस्सा लगभग 84% इसी परत में है। तो वॉल्यूम के हिसाब से ये पृथ्वी की सबसे बड़ी परत है। और अब हम पहुंच गए हैं पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र में, द कोर। इसका भी एक निकनेम है, निफे, NIFE। यहाँ नी का मतलब है निकल और Fe है फेरस यानी आयरन का सिंबल। यहाँ तापमान और दबाव दोनों ही एक्सट्रीम लेवल पर हैं। इसी वजह से ये हमारे प्लैनेट का इंजन या पावर हाउस भी कहलाता है। ठीक है, तो हमने पृथ्वी की लेयर्स को तो समझ लिया। अब देखते हैं कि ये लेयर्स, खासकर द क्रस्ट, आखिर किन चीजों से बनी हैं। हमारा अगला टॉपिक है चट्टानें यानी अर्थ्स बिल्डिंग ब्लॉक्स। सबसे पहले आती हैं इग्नियस रॉक्स या आग्नेय चट्टानें। जैसा आग्नेय नाम से ही जाहिर है, आग से बनी। ये तब बनती हैं जब गर्म मैग्मा या लावा ठंडा होकर सॉलिड हो जाता है। इन्हें प्राइमरी रॉक्स यानी प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सभी तरह की चट्टानें इन्हीं से बनती हैं। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिए। दूसरी टाइप की है सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टानें। ये चट्टानें सेडिमेंट्स या अवसाद के परत दर परत जमा होने से बनती हैं। इनकी सबसे खास पहचान क्या है कि इनमें अक्सर फॉसिल्स यानी जीवाश्म पाए जाते हैं। ये भी एक ऐसा पॉइंट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन ऑलमोस्ट तय होता है। और तीसरे नंबर पर हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कायांतरित चट्टानें। नाम में ही इसका मतलब छिपा है। कायांतरित मतलब जिसका रूप बदल गया हो। जब इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स पर बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है तो वो अपना रूप बदल लेती हैं। जैसे लाइमस्टोन प्रेशर में मार्बल बन जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्शन, है ना मजेदार? तो इन तीनों चट्टानों की समरी इस टेबल में है। इग्नियस मैग्मा के ठंडा होने से, ये प्राइमरी रॉक्स हैं। सेडिमेंट्री सेडिमेंट्स के जमाव से, इनमें फॉसिल्स मिलते हैं। और मेटामॉर्फिक हीट और प्रेशर से बदली हुई। ये टेबल क्विक रिवीजन के लिए परफेक्ट है। हमारी पृथ्वी स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है, मतलब लगातार बदल रही है। चलिए अब उन पावरफुल फोर्सेस को समझते हैं जो इस बदलाव के लिए जिम्मेदार हैं, अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज। अर्थक्वेक्स को मेजर करने के लिए 2 स्केल्स हैं और इनमें फर्क समझना बहुत जरूरी है। यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। पहला है रिक्टर स्केल, जो भूकंप की मैग्नीट्यूड यानी उसकी एनर्जी या पावर को मापता है, जबकि दूसरा है मर्कैली स्केल, जो उसकी इंटेंसिटी यानी उससे हुए डैमेज या तबाही को मापता है। तो मैग्नीट्यूड वर्सेस इंटेंसिटी, ये अंतर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं वोल्केनोज पर। ये 3 तरह के होते हैं, एक्टिव या सक्रिय, जो अक्सर इरप्ट होते रहते हैं।
डोमेंट या सुप्त, जो अभी तो शांत हैं लेकिन भविष्य में इरप्ट हो सकते हैं, मतलब सो रहे हैं, जाग सकते हैं। और एक्सटिंक्ट या शांत, जिनके भविष्य में इरप्ट होने की कोई उम्मीद नहीं है। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है और जीके का एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन भी है। स्ट्रोम्बोली एक एक्टिव वॉल्केनो है। ये इतनी रेगुलरली इरप्ट होता है कि इसे लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इस फैक्ट को याद रखिएगा। अच्छा, इन इंटरनल फोर्सेस की वजह से पृथ्वी की सतह पर अलग अलग आकृतियां बनती हैं, जिन्हें हम लैंडफॉर्म्स कहते हैं। आइए अब इन मेजर लैंडफॉर्म्स को देखते हैं। यहाँ पर्वतों के मेन टाइप्स और उनके बेस्ट एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। फोल्ड माउंटेन्स जैसे हमारा हिमालय, ब्लॉक माउंटेन्स जैसे जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, रेजिजुअल माउंटेन्स जैसे अरावली, और एक्यूमुलेटेड माउंटेन्स जो वॉल्केनोज से बनते हैं। ये टेबल मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस के लिए बहुत यूजफुल है। वैलीज में ये दो टाइप सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। वी शेप्ड वैलीज नदियों के इरोजन यानी कटाव से बनती हैं। याद रखने का तरीका, वी फॉर वैली, वी फॉर रिवर। और यू शेप्ड वैलीज ग्लेशियर के मूवमेंट से बनती हैं। ये डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब सेशन के एंड में एक रैपिड रिवीजन करते हैं। ये चीट शीट लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत काम आएगी। हर पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी की परतें, क्रस्ट में सियाल और सीमा, मेंटल में मुख्य रूप से सीमा, और कोर में नाइफ यानी निकल और फेरस। चट्टानों के प्रकार, इग्नियस, मैग्मा से बनी प्राइमरी रॉक्स। सेडिमेंटरी, ये लेयर्ड होती हैं और इनमें फॉसिल्स मिलते हैं। मेटामॉर्फिक, हीट और प्रेशर से बदली हुई चट्टानें। और ये हैं कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स। रिक्टर बनाम मर्कली, मतलब मैग्नीट्यूड वर्सेस इंटेंसिटी। स्ट्रोम्बोली, जिसे लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन कहते हैं। और वी शेप्ड बनाम यू शेप्ड वैलीज, जो बनती हैं रिवर्स और ग्लेशियर्स से। अगर आपको एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो और आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन प्रेस करना न भूलें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपको पीडीएफ या कंप्लीट नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक यूट्यूब के प्रोफाइल पर दिया हुआ है। वहां आपको हर लेक्चर की पीडीएफ और कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। तो अंत में इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, ये आंतरिक और बाहरी शक्तियां उस दुनिया को लगातार कैसे नया आकार देती हैं जिस पर हम रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। नमस्कार। आज की क्लास में हम भूगोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। नाम है जलमंडल, यानी कि हाइड्रोस्फीयर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ हमारे प्लैनेट के लिए ही नहीं बल्कि हमारी पूरी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जरा इस नंबर को देखिए, 71%। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये हमारी पृथ्वी की, आप कह सकते हैं, पहचान है। पर इसका असली मतलब क्या है? चलिए आगे समझते हैं। तो देखिए, हमारी पृथ्वी की जो पूरी सतह है उसका 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है और बाकी का जो 29.1% है वो जमीन है। और पानी का यही जो पूरा वास्ट एरिया है, यही 71%, इसी को हम कहते हैं जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर। सिंपल। अच्छा, तो आज की क्लास में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उसका एक रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोस्फीयर का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर दुनिया के जो मेजर ओशंस हैं उनके बारे में जानेंगे। इसके बाद ओशन करंट्स यानी गर्म और ठंडी धाराएं, फिर समुद्र के नीचे की दुनिया कैसी है वो देखेंगे। एग्जाम के लिए जो बहुत ज़रूरी टर्म्स हैं उन्हें समझेंगे और लास्ट में एक क्विक चीट शीट से फटाफट सब कुछ रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो अपने पहले टॉपिक में गोता लगाते हैं। अरे वाह, टॉपिक भी तो पानी का ही है। तो पहला सेक्शन है जलमंडल, एक परिचय। तो अगर एग्जाम में सवाल आता है कि जलमंडल को डिफाइन करें तो इसकी एक बहुत ही सीधी और सटीक परिभाषा है। पृथ्वी की सतह पर मौजूद पानी की जो टोटल क्वांटिटी है, जो हमारे प्लैनेट का करीब 71% हिस्सा कवर करती है, वही जलमंडल है। और हाँ, इसमें सिर्फ महासागर नहीं आते, नदियां, झीलें, ग्लेशियर, सब कुछ इसी का पार्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो इतना बड़ा जलमंडल है ये किन बड़े बड़े हिस्सों में बटा हुआ है। तो हमारा अगला सेक्शन है दुनिया के प्रमुख महासागर। अब देखिए, टेक्निकली तो ये सारा पानी आपस में जुड़ा हुआ है ना? लेकिन पढ़ाई में आसानी हो इसके लिए
इसे 4 मेजर ओशंस में बांटा गया है और हर महासागर की अपनी कुछ यूनिक बातें हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इस सेक्शन को जरा ध्यान से समझना है। चलिए इस टेबल को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर, ये सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। दुनिया की जो सबसे गहरी जगह है ना, मारियाना ट्रेंच, वो इसी में है। फिर आता है अटलांटिक ओशन, ये दूसरा सबसे बड़ा है और इसका शेप एस जैसा है। ये ट्रेड के लिए दुनिया का सबसे बिजी समुद्री रास्ता है। तीसरा है हमारा हिंद महासागर। भाई ये तो वीआईपी है, अकेला ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश यानी हमारे भारत के नाम पर रखा गया है और इसकी जो धाराएं हैं वो मॉनसून से बहुत अफेक्ट होती हैं। और आखिर में है आर्कटिक ओशन, सबसे छोटा, जो नॉर्थ पोल के चारों तरफ फैला हुआ है। अब जरा इसकी गहराई का अंदाजा लगाइए। ये जो मारियाना ट्रेंच है ये इतनी गहरी है कि आप इसमें पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट डाल दें तो भी एवरेस्ट की चोटी के ऊपर 1 किलोमीटर से भी ज्यादा पानी बचा रहेगा। सोचकर देखिए, ये है पैसिफिक ओशन की गहराई। अच्छा, अब बात करते हैं महासागरों के अंदर बहने वाली, आप कह सकते हैं विशाल नदियों की, जिन्हें हम कहते हैं ओशन करेंट्स या महासागरीय धाराएं। अब ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल अक्सर बनते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, ओशन करंट्स 2 तरह की होती हैं, गर्म और ठंडे। और इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। जो धाराएं गर्म इलाके से यानी इक्वेटर से ठंडे इलाकों यानी पोल्स की तरफ बहती हैं वो हुई गर्म धाराएं, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम। और जो इसका उल्टा करती हैं यानी पोल से इक्वेटर की तरफ आती हैं वो हो गई ठंडी धाराएं, जैसे कि लैब्राडोर करंट। सिंपल रूल है ना, याद रखना बहुत आसान है। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि इस समुद्र का जो तल है वो एकदम फ्लैट होगा, किसी मैदान की तरह। लेकिन सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए देखते हैं कि समुद्र के नीचे की दुनिया असल में है कैसी। देखिए, समुद्र का तल एकदम ऊबड़ खाबड़ है। यहाँ भी जमीन की तरह ही शेल्व्स हैं, स्लोप्स हैं और गहरे बेसिन हैं। और कभी कभी क्या होता है कि समुद्र के नीचे के पहाड़ इतने ऊंचे हो जाते हैं कि पानी से बाहर निकल आते हैं और उन्हीं को हम आइलैंड्स यानी द्वीप कहते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लक्षद्वीप। ये एक कोरल आइलैंड है यानी मूंगे से बना हुआ द्वीप। ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब आते हैं उस सेक्शन पर जो सीधे सीधे मार्क्स दिलाएगा। ये हैं एग्जाम के लिए कुछ जरूरी शब्द। इनको बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए क्योंकि ये अक्सर पूछे जाते हैं। पहला शब्द है आइसोहेलाइन। अब देखिए, शब्द को तोड़िए। आइसो का मतलब होता है इक्वल यानी बराबर और हेलाइन का मतलब होता है सेलिनिटी यानी खारापन। तो आइसोहेलाइन वो इमेजिनरी लाइंस हैं जो मैप पर उन जगहों को जोड़ती हैं जहां समुद्र का खारापन बराबर होता है। बिल्कुल इसी तरह अगला शब्द है आइसोबाथ। यहां भी आइसो मतलब इक्वल यानी बराबर और बाथ का मतलब होता है डेप्थ यानी गहराई। तो आइसोबाथ वो लाइनें हैं जो पानी के नीचे समान गहराई वाली जगहों को आपस में जोड़ती हैं। देखिए कितना आसान है याद रखना। चलिए, तो अब समय हो गया है एक फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन का। जो कुछ भी हमने अब तक पढ़ा है उसे जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं। ये लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए बेस्ट है। सब तैयार हैं? लेट्स गो। चलिए, रिवीजन पॉइंट्स। पृथ्वी की सतह पर 71% पानी, 29.1% जमीन। सबसे गहरा पॉइंट मारियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में। सबसे बिजी ओशन अटलांटिक, जिसका शेप एस जैसा है। गर्म धारा का एग्जाम्पल गल्फ स्ट्रीम, जो इक्वेटर से पोल की तरफ जाती है। ठंडी धारा लैब्राडोर करंट, जो पोल से इक्वेटर की तरफ आती है। समान लवणता वाली लाइन आइसोहेलाइन, समान गहराई वाली लाइन आइसोबाथ और कोरल आइलैंड का एग्जाम्पल लक्षद्वीप। इन की पॉइंट्स को बिल्कुल याद रखना है। और जाने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, अगर ये ओशन करंट्स हमारे प्लैनेट का सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब खून की नसों की तरह, तो क्या होगा अगर ये सर्कुलेशन धीमा पड़ जाए? इसका हमारे मौसम और जीवन पर क्या असर पड़ेगा? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो और आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आपको इस लेक्चर के पीडीएफ या कंप्लीट नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक यूट्यूब के प्रोफाइल पर दिया हुआ है। वहां आपको हर लेक्चर की पीडीएफ और नोट्स मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।